हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। तो जल्दी से तैयार हो जाइए। आप लोग अपना लाइक देकर अटेंडेंस लगा दीजिए कि आज के क्लास आप लोग ज्वाइन कर लिए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं बताया था आप लोग को कि जैसे ही कोई टॉपिक समाप्त होगा वैसे ही उसके बाद उसका जो भी एमसीक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह होंगे वो आपको करा दिया जाएगा। तो ठीक है, तो आज हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का चैप्टर समझिए या लेक्चर समझिए समाप्त हो गया है और उसका एमसीक्यू कराने जा रहा है। तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सारे फ्रेंड आपके जग जाएं और पढ़ें एक बार। देखिए लिखा हुआ है सबसे पहले BSPCL CSCL जूनियर अकाउंट्स क्लर्क, मतलब कि जो ये पढ़ाई हो रही है, तैयारी कराई जा रही है, वो जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क के लिए है। जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क मतलब बहुत हाई फाई नहीं पूछेगा, एक नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसीलिए इसका सिलेबस कुछ हट कर दिया गया। जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, मतलब लेखांकन की अवधारणा और उससे रिलेटेड हमारा एमसीक्यू क्वेश्चंस। देखिए आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि अस्तित्व संबंधी अवधारणा से आशय है। ध्यान दीजिएगा, अस्तित्व संबंधी अवधारणा। हाँ, एक चीज और बता रहे हैं, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि इंग्लिश में सर, इंग्लिश में। तो चूंकि देखिए दोनों लैंग्वेज को एक साथ लेके चलना थोड़ा सा समझिए कि कठिन है। सपोज करिए कि यहाँ पे इंग्लिश वर्जन भी मैं लिखता, तो जानते हैं क्या होता है इंग्लिश वर्जन में? देखते होंगे, पढ़ाते हैं हम लोग, या तो हिंदी ही पढ़ेंगे नहीं तो इंग्लिश ही पढ़ेंगे। भले समझाएंगे हिंदी में ही, लेकिन कोई क्वेश्चन पढ़ा जब जाता है तो एक ही पढ़ पाएगा। जब दोनों पढ़ेगा तो टाइम इतना ज्यादा लगेगा, तो भाई पॉसिबल नहीं है। कोई एक लैंग्वेज बेहतर है, कोई भी, मतलब चाहे हिंदी जानिए चाहे इंग्लिश जानिए। तो चूंकि आप लोग मैक्सिमम देख रहे हैं हिंदी वाले हैं, तो भाई मैंने हिंदी में पढ़ाया। तो एक ही लैंग्वेज, क्योंकि कोई भी एक लैंग्वेज बेहतर से पकड़ेंगे तो अच्छा कर जाएंगे। अब दोनों मिक्स यदि चलेंगे तो उतना नहीं है। ये है कुछ इसकी टर्मिनोलॉजी है, तो टर्मिनोलॉजी को आपको इंग्लिश वर्ड में उसका यूज बताया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अस्तित्व संबंधी अवधारणा से आशय। अस्तित्व संबंधी अवधारणा का मतलब है कि कल कॉन्सेप्ट बताए थे पृथक व्यवसाय अस्तित्व की अवधारणा। पृथक व्यवसाय अस्तित्व की अवधारणा यहाँ पे कह रहा है अस्तित्व संबंधी अवधारणा किससे रिलेटेड है? व्यवसाय निरंतर चलता रहेगा? बिल्कुल नहीं, ये तो आपका वो कॉन्सेप्ट है क्या, चालू व्यवसाय की अवधारणा है। व्यवसाय के स्वामी, व्यवसाय के स्वामी का व्यवसाय पृथक अस्तित्व होगा, बिल्कुल सही। अब मुद्रा मापन संबंधी, ये तो मुद्रा मापन संबंधी अवधारणा है, इनमें से कोई नहीं, ये तो है ही नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा अस्तित्व संबंधी अवधारणा में? कि व्यवसाय के स्वामी का व्यवसाय का पृथक अस्तित्व होता। मतलब कि कोई भी, कल बताए थे कि हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो इस बिजनेस का जो स्वामी होता है, ऑनर होता है, और व्यवसाय होता है, ये दोनों अलग अलग चीजें होते हैं। दोनों को स्वामी को बिजनेस, बिजनेस को स्वामी, या दोनों को मिक्स नहीं माना जाता है। पृथक अस्तित्व की अवधारणा कहती है कि भाई हम अलग हैं और व्यवसाय अलग है, भले उसके ही द्वारा व्यवसाय किया जा रहा है। तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। अब दो दो क्वेश्चन का एक सेट ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि किस अवधारणा के अनुसार संयोगिक दायित्व को आर्थिक चिट्ठे के नीचे फुटनोट के रूप में दिखाया जाता है, और कहां दिखाया जाता है? बैलेंस शीट। पूछ रहा है कि किस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत कॉन्टिजेंसी लायबिलिटीज, संदिग्ध संयोगिक दायित्व या संदिग्ध दायित्व, दोनों को एक ही कहा जाता है। इसको अंग्रेजी में कॉन्टिजेंसी लायबिलिटीज बोला जाता है। कि कॉन्टिजेंसी लायबिलिटीज को बैलेंस शीट के नीचे फुटनोट के रूप में दिखाया जाता है। ये किस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत होता है? सारता की अवधारणा? बिल्कुल नहीं। प्रकटीकरण की अवधारणा? वसूली की अवधारणा होगी नहीं, द्विपक्षीय अवधारणा होगी नहीं। प्रकटीकरण की कॉन्सेप्ट कहता है, चूंकि यह परंपरा है, न कि कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको कॉन्सेप्ट में ऐड भी कर दिया है। कुछ परंपराएं ऐसी हैं जिसको कॉन्सेप्ट में, अवधारणाओं में भी शामिल किया गया। तो कॉन्टिजेंसी लायबिलिटीज को बैलेंस शीट के फुटनोट में प्रकटीकरण की अवधारणा। प्रकटीकरण की अवधारणा का मतलब होता है कि कोई भी हम ट्रांजेक्शन का लेखा जब अपने रजिस्टर में, अपने बुक में करते हैं, तो बिना एविडेंस, बिना प्रूफ, बिना सबूत के नहीं करते।
जब तक वो ट्रांजेक्शन नहीं हुआ रहेगा तब तक हम एंट्री नहीं करेंगे, उसके बिल वाउचर होने चाहिए। नेक्स्ट हमारा कह रहा है लेखांकन समीकरण आधारित है, मतलब हमारा जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो किस कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करता है। अब यहां पे क्वेश्चन हमारा क्या है कि लेखांकन समीकरण अकाउंटिंग इक्वेशन किस कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करता है। अकाउंटिंग इक्वेशन जो है कॉस्ट कॉन्सेप्ट पे तो होता ही नहीं है, पृथक व्यवसाय की अस्तित्व अवधारणा पे होता ही नहीं है, उपार्जन की अवधारणा पे होता ही नहीं है, द्विपक्षीय अवधारणा पे, क्योंकि ये अकाउंटिंग इक्वेशन आपका डुअल एसेट सिस्टम पर चलता है, डुअल एसेट कॉन्सेप्ट पर चलता है। क्योंकि लेखांकन समीकरण में क्या होता है, ऐसे ध्यान दीजिएगा, एसेट्स इक्वल टू क्या होता है, इक्विटी, ऑनर इक्विटी प्लस आउटसाइड लायबिलिटीज, ये होता है। तो ये हमारा है द्विपक्षीय अवधारणा, माने डुअल एसेट सिस्टम। डुअल एसेट सिस्टम का मतलब है कि जितनी हमारी एसेट्स हो उतनी हमारी लायबिलिटीज हो, जितने से डेबिट उतने से क्रेडिट किया जाए। ठीक है, तो एक सेकंड रुकिएगा आप लोग। हाँ, तो हम लोग थे लेखांकन समय, तो ये कौन सी अवधारणा है, द्विपक्षीय अवधारणा। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि आधारभूत लेखांकन अवधारणा है, मतलब हमारा बेसिक अकाउंटिंग ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, आधारभूत अवधारणा कौन सा कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आता है, या ऐसे समझिए कि जितने भी कॉन्सेप्ट है उसमें मेन कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट, आधारभूत अवधारणा कौन कौन सी है। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें दिया गया है चालू व्यापार, रूढ़िवादिता, उपार्जन। तो भाई चालू व्यापार तो सही है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट आपका ये है चालू व्यापार की अवधारणा कि व्यवसाय निरंतर चलता, निरंतरता की अवधारणा, उपार्जन अवधारणा, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है लेखांकन का। अगला क्वेश्चन है कि चालू व्यापार की अवधारणा के अनुसार गोइंग कॉन्सर्न व्यवसायिक इकाई अस्तित्व में रहती है, मतलब कि चालू व्यवसाय की अवधारणा के अंतर्गत जो हमारी व्यवसायिक इकाई है अस्तित्व में रहती है, मतलब हमारा बिजनेस अस्तित्व में बना रहता है। चालू व्यवसाय की अवधारणा क्या कहता है कि व्यवसाय निरंतर चलता रहेगा, कभी बंद नहीं होगा। व्यवसायी को हमेशा व्यवसाय इस उद्देश्य से, इस पर्पस से स्टार्ट करना चाहिए कि उसका व्यवसाय कभी बंद ना हो, तो अनिश्चित काल तक चलता रहेगा। इसका ऑप्शन ए सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है लाभ हानि के सही निर्धारण में सहायता हेतु लेखांकन अवधारणा है, मतलब हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस के सही निर्धारण करने के लिए कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट प्रयोग किया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस पे अलग है, बैलेंस शीट पे अलग है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट बेहतर होता है भाई, आप जल्दी से बताइए। वसूली और मिलान की अवधारणा, क्योंकि देखे होंगे कि जब भी हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है तो एक तरफ हमारे एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं और दूसरी तरफ हमारी इनकम्स लिखी जाती है, और इसकी सहायता से चाहे हम नेट प्रॉफिट ज्ञात करें चाहे नेट लॉस ज्ञात करें, बैलेंस तो मिलाना ही मिलाना होता है ना। तो वसूली और मिलान की अवधारणा का मतलब है कि जितनी हमारी रिकवरी हुई है, इनकम हुआ है, उसके बेस में हमारा एक्सपेंसेस कितना हुआ है, इन दोनों का कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह विचार कि स्वामी के व्यापार पृथक है, मतलब एक स्टेटमेंट है कि स्वामी का व्यापार स्वामी से अलग है, यह किस कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करता है। मतलब अभी पीछे क्वेश्चन था कि व्यवसाय का जो स्वामी है वो अलग है और व्यवसाय अलग है, ये किस कॉन्सेप्ट पर है, तो पृथक इकाई की अवधारणा या पृथक इसको अस्तित्व की अवधारणा भी बोला जाता है। एक डी नीचे छुप गया है, ठीक ना, अगले पेज पे चला गया है, यहां था। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर दे, क्वेश्चन लग रहा है काफी दूर तक गया है। ठीक, हाँ, अगला क्वेश्चन
इसको थोड़ा और ऊपर कर दे रहा है कि 3 क्वेश्चन आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि लेखा पुस्तकों को तैयार करते समय खिड़की सज्जा अर्थात विंडो ड्रेसिंग को निषिद्ध करने का कारण है। अब देखिएगा, जब हिसाब किताब की पुस्तकें जब तैयार की जाती हैं तो एक नाम आता है विंडो ड्रेसिंग, जिसको हिंदी में कहा जाता है खिड़की सज्जा। खिड़की सज्जा का मतलब यह है, जैसे ऐसे समझिए कि जब एक आपका घर है, घर का एक दरवाजा है, दरवाजे में कुछ जंगले वगैरह हैं ऐसे, तो अक्सर घरों को डेकोरेट करने के लिए यहाँ पे दरवाजे अच्छे होने चाहिए, साथ में पर्दे लगे होने चाहिए, खिड़की पे फाटक लगा होना चाहिए, उस पे पर्दे लगे होने चाहिए, इस पे भी पर्दे और दरवाजे होने चाहिए, इस पे भी दरवाजे होने। इससे क्या होता है, घर की शाइनिंग थोड़ी बढ़ जाती है। ठीक वही अकाउंटिंग में होता है। अकाउंटिंग में क्या होता है कि जब हिसाब किताब की पुस्तकें तैयार की जाती हैं तो एक सिस्टमेटिक तरीके से सजा के एक बैलेंस, एक डिस्टेंस बनाकर डिफरेंट थोड़ा सा कलर में मोटे पतले हेडिंग में यूज किया जाए। जैसे कि एग्जाम में आप लिखते हैं तो बहुत सारे बच्चे वही मैटर लिखते हैं, लेकिन कोई ऐसा होता है जो बड़ी सिस्टमेटिक तरीके से लिखता है, हेडिंग डाल कर लिखता है, हैंडराइटिंग भी अच्छी रहती है। इसी को विंडो ड्रेसिंग मतलब दिखावटी लेन देन, दिखावटी मतलब हिसाब किताब, वो सही हो गलत हो तो अलग की चीज है। तो कह रहा है कि इसको निषिद्ध करने का कारण कौन सा कॉन्सेप्ट इसको निषिद्ध करता, बताइए। रूढ़िवादिता की प्रथा। रूढ़िवादिता की प्रथा भाई ये कहती है कि हिसाब किताब को खूब विंडो ड्रेसिंग करके दिखाया गया है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सही है, वो गलत भी हो सकता है। अर्थात रूढ़िवादिता की प्रथा कहती है कि भाई कि आप लाभों की चिंता न करिए, हानियों पर ध्यान दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित अवधारणाओं में से किसके अनुसार व्यवसाय का स्वामी भी अपनी पूंजी की सीमा तक व्यवसाय का लेनदार माना जाता है। मतलब किस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत जो व्यवसाय का मालिक है अपनी पूंजी की सीमा तक क्या माना जाता है, लेनदार माना जाता है। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, बताइए कौन कौन सा ऑप्शन होगा। मुद्रा मापन की अवधारणा बिल्कुल नहीं, निरंतरता की अवधारणा बिल्कुल नहीं, द्विपक्षीय अवधारणा बिल्कुल नहीं, पृथक अस्तित्व की अवधारणा। क्यों? क्योंकि किस अवधारणा, व्यवसाय का स्वामी आपको बताए थे कि उसकी पूंजी उस व्यवसाय का लेनदार माना जाता है, ठीक ना। क्योंकि स्वामी की इस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत स्वामी की पूंजी अलग, स्वामी का ड्राइविंग अलग, स्वामी अलग, स्वामी का व्यवसाय अलग। एक और यहां पे दिया गया है, लेखांकन अवधारणा आधारित होती है। जो हमारी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है किस पर डिपेंड करती है, किस अवधारणा पर डिपेंड करती है, बताइए। निश्चित परिकल्पना पर डिपेंड करती है। एक चीज और मैं बता दूं, ये जितने भी क्वेश्चंस है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, ये सब डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में आए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अपने पास ऐसे बना दिया। मान लीजिए ये बहुत सारे, चाहे अकाउंटेंट का एग्जाम हो, चाहे ऑडिटर का एग्जाम हो, चाहे टीचर्स का एग्जाम हो, जहां भी हमको थोड़ा बहुत कलेक्शन मिला अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, ये सारे क्वेश्चंस वही है जो डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। तो किस पर आधारित होती है, निश्चित परिकल्पना पर आधारित होती है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, दो क्वेश्चन ले रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा रहेगा तो बेहतर रहेगा। अब दिख रहा होगा, आगे बढ़ते हैं। छूट पर प्रावधान का सृजन निम्न अवधारणा के अनुसार किया जाता है। मतलब कि डिस्काउंट पर प्रोविजन किस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत किया जाता है, बताइए। डिस्काउंट पर प्रोविजन मतलब कि डिस्काउंट देने का प्रावधान यदि हो तो ये किस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत किया जाता है। थोड़ा आप भी गेस किया करिए कि किस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत किया जाता है। रूढ़िवादिता की प्रथा, ये रूढ़िवादिता की प्रथा ये वाला होगा, ठीक है। रूढ़िवादिता की प्रथा में क्या है कि जितनी भी एसेट्स है, और वो भी कौन सी एसेट्स, हमारा करंट एसेट्स,
ठीक ना। इसका वैल्यूएशन कम मूल्य पर किया जाता है। देखे होंगे कि यहाँ इसी वैल्यूएशन के अंतर्गत स्टॉक का वैल्यूएशन लागत मूल्य और बाजार मूल्य जो दोनों में कम हो पर किया जाता है। देनदारों पर प्रावधान, रूढ़िवादिता की प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन समीकरण सही नहीं है? क्या है? सही नहीं है। कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का रूल क्या होता है कि हमारी एसेट्स इक्वल टू होता है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये हमारी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला है। इसी को इधर उधर घुमा के देखिए, जब संपत्ति में से दायित्व घटाएंगे तो समता है, बिल्कुल सही है। संपत्ति में से समता घटाएंगे तो दायित्व आएगा, बिल्कुल सही है। इसी को तोड़ मरोड़ कर है, जब संपत्ति में दायित्व जोड़ेंगे तो समता आएगा, बिल्कुल गलत है। और ये हमारा सही है, अर्थात सही ऑप्शन ये है, क्योंकि नहीं पूछ रहा है इसलिए सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, अगले दो क्वेश्चन। लाभों की आशा, ये लाभ लिखा है, लाभ की आशा न करें और सभी संभावित हानियों के लिए प्रावधान करें। यह किस कॉन्सेप्ट, किस परंपरा, किस प्रथा के अंतर्गत कहा गया है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, पढ़ाते समय भी बताए थे, रूढ़िवादिता की प्रथा। अभी भी बताए थे कि जब एक व्यवसायी लाभों की चिंता नहीं करता है, केवल हानियों पर ध्यान देता है, तो ऐसे कॉन्सेप्ट को क्या कहा जाता है? रूढ़िवादिता की प्रथा। निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन प्रथा नहीं है? पूछ रहा है। नहीं वाले, निगेटिव वाले क्वेश्चंस आते हैं। एकरूपता की प्रथा है, महत्वपूर्णता की प्रथा है, प्रकटन की प्रथा है, तो अब भाई कौन नहीं है? तो देखें, गोपनीयता की प्रथा नहीं होती है भाई, ये है, कट गया था, ये सही है। अगला है, विभिन्न वर्षों में लेखांकन की नीतियां एक समान रहती हैं, इसका कारण है। मतलब डिफरेंट वर्षों में हिसाब किताब की जो या अकाउंटिंग की जो पॉलिसी है एक समान रहती है, इसके पीछे कौन सा कॉन्सेप्ट काम करता है? तो बताइए कौन सा कॉन्सेप्ट काम करेगा? नियमितता की प्रथा। नियमितता की प्रथा कहती है कि भाई चाहे वर्ष कोई भी हो, हिसाब किताब के व्यवसायी के एक ही पद्धति अपनाना चाहिए। जैसे डबल एंट्री सिस्टम को अपनाया है तो इस साल भी वही सिस्टम रहे, अगले साल भी वही सिस्टम रहे, उसके अगले साल, मतलब कंटिन्यू वही रहे, तो इसे कहते हैं नियमितता की प्रथा। ठीक है। नेक्स्ट है कि लेखांकन गैर लेन देनों का लेखा नहीं करता, क्योंकि माने अकाउंटिंग ऐसे ट्रांजैक्शन का लेखा नहीं करता है, माने गैर लेन देनों का लेखा नहीं करता है, माने जो वास्तव में लेन देन हुए ही नहीं है उसका लेखा अकाउंटिंग नहीं करता। इसके पीछे कौन सा कॉन्सेप्ट काम करता है? ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन पूछे गए, सीधे सीधे नहीं पूछे जा रहे हैं, बताइए। तो यहां पे कहता है मुद्रा मापन की अवधारणा। आपको पढ़ाए थे मुद्रा मापन की अवधारणा में क्या था कि व्यवसाय की पुस्तकों में उन्हीं लेन देनों का लेखा किया जाए जिन्हें मुद्रा में व्यक्त किया जा सके, मुद्रा में मापा जा सके। तो जो गैर लेन देन है, जिसका ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, तो मुद्रा में कैसे मापा जाएगा? आगे बढ़ते हैं, कहां गए भाई? हाँ, आगे बढ़ते हैं। रूढ़िवादिता की परिपाटी के अनुसार स्टॉक का मूल्यांकन किया जाता है, और टाइपिंग होने में मिस्टेक हो गया, किया जाता है। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। लागत मूल्य पर, बाजार मूल्य पर, लागत मूल्य पर, बाजार मूल्य अथवा लागत मूल्य जो भी अधिक हो, बाजार मूल्य लागत मूल्य जो भी कम हो। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट। नेक्स्ट कमेंट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि कौन सी अवधारणा मापने पर एक वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणों की तुलना दूसरे वर्ष के वित्तीय विवरणों से की जाती है। पूछ रहा है कि वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसके बेस पर एक फाइनेंशियल ईयर का कंपेयर हम दूसरे वर्ष के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से करते हैं।
माने एक साल के बैलेंस शीट का कंपेयर हम दूसरे वर्ष के बैलेंस शीट से करते हैं, वो कौन सा कॉन्सेप्ट काम करता है बताइए जल्दी। लागत की अवधारणा नहीं, सतत अवधारणा नहीं, निरंतरता की अवधारणा माने कंटिन्यू जो कॉन्सेप्ट है, इसी के बेस पर पिछले साल की बैलेंस शीट का हम कंपेयर इस साल की बैलेंस शीट का कंपेयर अगले साल करते हैं। एक और यहाँ पे दिया गया है, इसको भी पढ़ ले रहे हैं। व्यवसाय की किस अवधारणा के अनुसार व्यवसाय का कार्यकाल निश्चित नहीं किया जाता, मतलब कह रहा है कि बिजनेस का वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसके बेस पर बिजनेस का कार्यकाल निश्चित नहीं किया जाता है, ये कह रहा है। अब बताइए इसमें कौन सा होगा? चालू व्यवसाय की अवधारणा। चालू व्यवसाय की अवधारणा कहती है कि व्यवसाय हमारा निरंतर चलता रहेगा, कभी बंद नहीं होगा, लेकिन ये गारंटी थोड़े देती है कि भाई कि आजीवन चलता रहेगा, जब तक चल रहा है चल रहा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा अब बड़ा करें। हाँ कह रहा है कि हर डेबिट के लिए एक सम राशि क्रेडिट भी होती है, मतलब जितने अमाउंट से हम डेबिट करते हैं उतने ही अमाउंट से हम क्रेडिट करते हैं। यह वाक्य दर्शाता है किस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत? मतलब एक कॉन्सेप्ट है जिसमें जितने अमाउंट से हम डेबिट करते हैं उतने ही अमाउंट से क्रेडिट किया जाता है, माने जितना हम डेबिट में लिखेंगे उतना क्रेडिट में लिखेंगे। एक किस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत लिखा जाता है? क्वेश्चन नंबर 20 है, फटाफट बताइए भाई। सभी लोग जानते हैं मिलान होगा नहीं, लागत होगा नहीं, मुद्रा मापन होगा नहीं, डुअल कॉन्सेप्ट होगा, द्विपहलू अवधारणा, क्योंकि हम जो अकाउंटिंग पढ़ते हैं वो डबल एंट्री सिस्टम पढ़ते हैं, इसी कॉन्सेप्ट के अंतर्गत जितने से डेबिट उतने से क्रेडिट। नेक्स्ट, संपत्तियों में दीर्घकालीन विनियोग किस अवधारणा का परिणाम है? संपत्तियों में दीर्घकालीन विनियोग किस अवधारणा का परिणाम है? जैसे हम बैलेंस शीट के जब एसेट्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दिखाते हैं, हम बैलेंस शीट बनाते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते हैं, तो बैलेंस एसेट साइड में हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को दिखाते हैं। तो पूछा जा रहा है कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जब हम बैलेंस शीट के एसेट्स में दिखाते हैं तो ये किस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत दिखाते हैं? 21 नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या है। लागत की अवधारणा के अंतर्गत दिखाते हैं? नहीं। उपार्जन अवधारणा के अंतर्गत दिखाते हैं? नहीं। एक रूपता की अवधारणा के अंतर्गत दिखाते हैं? बिल्कुल सही। चालू व्यवसाय तो होगा नहीं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को एक रूपता संबंधी अवधारणा के अंतर्गत दिखाया जाता है। नेक्स्ट, आधा आधा ऊपर है, देखिएगा एडजस्ट कर लीजिएगा, आधा दो ठो ऊपर है, दो ठो नीचे है। कह रहा है 22 नंबर क्वेश्चन, तुलन पत्र से संबंधित अवधारणा। यहां पे नाम दिया गया है तुलन पत्र। तुलन पत्र मतलब आपका होता है बैलेंस शीट, ये समझ लीजिएगा। बैलेंस शीट किस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत बनाया जाता है? भाई वसूली तथा मिलान संबंधी अवधारणा। बैलेंस शीट में क्या है, वो मैचिंग कॉन्सेप्ट के अंतर्गत काम करता है, लेकिन इसमें रिकवरी भी रहती है, और तो कोई होगा नहीं। कुछ क्वेश्चंस बड़े आ नहीं पा रहा है बोर्ड पे, ध्यान दीजिए, इसमें 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। लेखा शास्त्र की किस अवधारणा के अनुसार, अकाउंटिंग की किस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत व्यवसाय के स्वामी का अस्तित्व व्यवसाय के अस्तित्व से पूर्णतः पृथक होता है? बिल्कुल सिंपल है, और एकदम शुरू में ही ये बताया है कि मतलब व्यवसाय के स्वामी का अस्तित्व व्यवसाय से पृथक होता है। ये किस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत कहा है, इसको आप बताइएगा। नाम पढ़ दे रहे हैं, मुद्रा मापन की अवधारणा, व्यवसायिक अस्तित्व की अवधारणा, लागत की अवधारणा, चालू व्यवसाय की अवधारणा। इसी में आंसर छुपा हुआ है, और हिंट कर भी कर दे रहे हैं। पहला नहीं होगा, लास्ट नहीं होगा, बीच में से चुन लीजिएगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से अवधारणा नहीं है? पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं है।
अनुरूपता की अवधारणा, द्विपक्षीय अवधारणा, सत्य व उचित अवधारणा, चालू व्यवसाय की अवधारणा, सत्य व उचित वाला अवधारणा नहीं है। एक और क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अवित्तीय लेन देनों का लेखा लेखांकन में अभिलेखन के कारण नहीं किया जाता। अवित्तीय का मतलब होता है कि जो पैसे से रिलेटेड न हो, इसका लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाता है। ये किस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत किया जाता है, अभी मैंने बताया है, मुद्रा मापन की अवधारणा। मुद्रा मापन की अवधारणा कहती है कि पुस्तकों में उन्हीं का लेखा किया जाए। अभी एक इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था कि जिसे मुद्रा में व्यक्त किया जा सके, उस लेन देन को बिल्कुल पुस्तकों में न लिखिए जिसे मुद्रा में मापा न जा सके। तो ऑप्शन बी इसका सही था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मूलभूत लेखांकन अवधारणा नहीं है। मतलब पूछ रहा है इसमें से मूलभूत लेखांकन अवधारणा नहीं है, बताइए। मूलभूत मतलब बेसिक, बेसिक मतलब एकदम स्टार्टिंग, जो एकदम जरूरी हो, जहां से हम स्टार्ट करते हैं, वो कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं है, बताइए। चालू व्यवसाय की अवधारणा एकदम स्टार्टिंग में जरूरी है। निरंतरता जरूरी है। रूढ़िवादिता नहीं है। उपार्जन की अवधारणा तो है, ये प्रथा है न कि कॉन्सेप्ट है। अगला है भावी हानियों के लिए प्रावधान हो किंतु भावी लाभों के लिए प्रावधान न किए जाए। यह नीति किस अवधारणा के अंतर्गत आती है? अभी मैं बताया, बस क्वेश्चन यही था, लेकिन वो अलग ढंग से था, ये अलग ढंग से था। इस क्वेश्चन को भी आप ही बताएंगे। इसका हिंट दे रहे हैं, इसमें से एक ऑप्शन हटा दे रहे हैं, इन्हीं तीनों में से एक होगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन है, किस अवधारणा के अनुसार संस्था के स्वामी को आहरण पर ब्याज दिया जाता है? किस पर? ड्राइंग पर ब्याज दिया जाता है। पूछ रहा है कि किस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत मालिक यदि ड्राइंग करता है, मैंने निजी प्रयोग के लिए वस्तुएं विड्रॉल करता है, निकालता है, चाहे सामान निकाले चाहे पैसा निकाले, तो उसे आहरण पर ब्याज दिया जाता है। वैसे पार्टनरशिप में आहरण पर ब्याज का प्रावधान नहीं है, लेकिन यदि आहरण करता है बिजनेस में, तो ब्याज जो देता है किस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत देता है, बताइए जल्दी से। उपार्जन अवधारणा नहीं है, इकाई अवधारणा है। रूढ़िवादिता होगा ही नहीं, द्विपक्षीय होगा नहीं, और उपार्जन नहीं होगा तो इकाई है। अगला क्वेश्चन 29 कहती है वसूली की अवधारणा लागू होती है। हमारा रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट जो है वो लागू होता है। कहां लागू होता है, कब लागू होता है, किस परिस्थिति में लागू होता है, बताइए। रियलाइजेशन जो कॉन्सेप्ट है, जब माल प्राप्त हो जाता है तब लागू होता है? नहीं। जब माल के लिए आदेश हो जाता है? बिल्कुल नहीं। जब माल की सुपुर्दगी ग्राहक को दे दी जाती है तब लागू होता है। जब लेनदार से रोकड़ प्राप्त, तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट कहता है सामान को आप बेच दीजिए, पैसा तो वो देवे करेगा। हो सकता है तुरंत दे दे और हो सकता है 4 दिन बाद दे दे। बेच दिए तो समझिए कि वो वसूली आपकी हो गई, मतलब आय आपने अर्जित कर लिया, कमा लिया। तो यह रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट, कुछ क्वेश्चन छोटे बड़े हैं इसलिए डिस्टर्ब हो रहा है। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या है? वह संकल्पना जिसके अनुसार व्यवसायिक इकाई को निकट भविष्य में न तो बेचा जाएगा और न ही उसका परिसमापन होगा, वो कौन सा इकाई कहलाती है? कह रहा है कि एक ऐसा व्यवसाय जिसको न अभी बेचा जाएगा न निकट भविष्य में बेचा जाएगा, वो कौन सी इकाई, कौन सी कॉन्सेप्ट है, बताइए। चालू व्यवसाय की अवधारणा कौन सा कॉन्सेप्ट है? चालू व्यवसाय की अवधारणा है? नहीं, ये नहीं है। चालू व्यवसाय कहता है कि व्यवसाय निरंतर चलता रहेगा। भौतिक इकाई है? बिल्कुल नहीं। आर्थिक इकाई है? नहीं। सतत व्यापार की इकाई। सतत व्यापार का मतलब है कि व्यवसाय कंटिन्यू चल। देखिएगा एक चीज और है,
यहां पे ये जो दिया गया है ये प्रथा है, ध्यान दीजिएगा, अवधारणा नहीं है। अवधारणा में आपका ये है, लेकिन ये तीनों अवधारणा में नहीं आते हैं, ये सब प्रथाओं में आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे सतत व्यवहार, यदि यहाँ पे प्रथा कहीं मेंशन थी और कॉन्सेप्ट मेंशन किया रहता तो वहां पे चालू व्यवसाय की अवधारणा होती, इसलिए आपका यहाँ पे ऑप्शन ई हो रहा है। यदि प्रथा का नाम दिया रहेगा तो सतत व्यापार की अवधारणा होगी, और कॉन्सेप्ट का नाम दिया होगा तो चालू व्यवसाय की अवधारणा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान की अवधारणा के अनुसार मैचिंग कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है? सिंपल है, कल बताए थे कि मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, बताइए। संपत्ति बराबर दायित्व पूंजी, लेन देन को वास्तविक लागत पर दर्ज करना, एक निश्चित अवधि के लिए व्यय का अन्य आय से मिलान करना, एक निश्चित अवधि के लिए आय का व्यय से मिलान करना। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि जितनी हमारी आय हो उसी रेशियो में हम व्यय करें। इसका मतलब ये नहीं है कि हम 100 रुपया कमा रहे हैं तो 100 रुपया व्यय करें, ये बिल्कुल नहीं है। मतलब ये है कि हम 100 रुपया कमा रहे हैं तो 20 रुपया खर्च करें, और यदि 200 रुपया कमा रहे हैं तो हम 40 रुपया खर्च करें, 300 कमा रहे हैं तो 60 रुपया खर्च करें। मतलब जिस रेशियो से आप कमाइए उसी रेशियो से एक्सपेंस करिए। ये बुद्धिमानी नहीं है कि 100 कमाए तो 100 खर्च करें, 200 कमाए तो 200 खर्च करें, नहीं, क्योंकि सेविंग भी उसकी जरूरी है। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट में इनकम के बेस पर ही हमारा व्यय करना चाहिए। अगला है, व्यवसाय अस्तित्व धारणा का अर्थ है, बताइए। व्यवसाय अस्तित्व धारणा का क्या, ये भी पृथक व्यवसाय की इकाई की अवधारणा है, मतलब पृथक अस्तित्व की अवधारणा। इसमें क्या कर रहा है, व्यवसाय का अलग अस्तित्व है, व्यवसाय और महाजन एक साथ है, व्यवसाय और व्यवसायी एक साथ है, व्यवसाय और ऋणी एक साथ है। बताइए, इसमें पहला आंसर है व्यवसाय का एक अलग अस्तित्व होता है और व्यवसायी का अलग अस्तित्व होता है। 32 हुआ और 35 क्वेश्चन टोटल है, लास्ट पेज है ये। निम्नलिखित में से कौन सी लेखांकन नीति, अकाउंटिंग पॉलिसी, रोकड़ प्राप्ति के अधिकार के मध्य अंतर स्पष्ट करती है? माने रोकड़ प्राप्ति और रोकड़ प्राप्ति अधिकार के मध्य डिफरेंस बनाती है। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? माने लेखांकन की कौन सी ऐसी पॉलिसी या कॉन्सेप्ट है जो रोकड़ की कैश रिसिप्ट और कैश रिसिप्ट पर राइट के बीच डिफरेंस बनाती है? बताइए, कौन सा कॉन्सेप्ट है? मुद्रा मापन की अवधारणा नहीं, सतत संस्थान की अवधारणा नहीं, वसूली अवधारणा नहीं, उपार्जन अवधारणा है भाई। यह बताती है कि कितना हमने बेचा और कितना हमने कमाया। अगला है, उसी के बेस पर वो फंड इकट्ठा करेगी। स्वामी के द्वारा प्रदत्त पूंजी को दायित्व के रूप में अभिलेखन, स्वामी द्वारा प्रदत्त पूंजी मतलब उसका जो पेड अप कैपिटल है, दायित्व के रूप में अभिलेखन निम्न सिद्धांत के पालन करने का विश्वास दिलाता है। मतलब ये बता रहा है कि स्वामी के द्वारा जो पूंजी लगाई गई है उसका जो लेखा किया जाता है ये किस प्रिंसिपल के अंतर्गत भरोसा दिलाता है? तो बताइए, मिलान की अवधारणा, द्विलेखी अवधारणा, चालू अवधारणा, पृथक अस्तित्व की। देखिए, स्वामी द्वारा जो व्यवसाय में पूंजी लगाया गया पृथक अस्तित्व की अवधारणा है, ड्राइंग किया गया पृथक अस्तित्व की अवधारणा है। और लास्ट क्वेश्चन दे रहा है कि वित्तीय विवरणों में पैसे को छोड़ देना और पूर्णांकन में दिखाना ये किस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत होता है? ये नहीं क्वेश्चन समझ में आया, देखिए कैसे। सपोज करिए 152 रुपया 40 पैसा है, पूछा जा रहा है कि किस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत इस पैसे को छोड़ दिया जाता है। केवल जो हमारे रुपया दिया है 152 रुपया, इसी को अकाउंट में दिखाया जाएगा। वही चीज पूछ रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जब पैसे को छोड़ दिया जाता है, केवल राउंड फिगर में पैसे को दिखाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि 152 रुपया 53 पैसा है तो 153 रुपया लिखा जाएगा, और अभी बताए 152 रुपया 40 पैसा है तो पैसे को छोड़ दिया जाएगा। इसको राउंड ऑफ कहा जाता है, पूर्णांकन करना कहा जाता है। ये किस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत होता है बताइए?
रूढ़िवादिता बिल्कुल होगा ही नहीं, वसूली होगा ही नहीं, निरंतर होगी नहीं, सारता की अवधारणा के अंतर्गत ऐसा होता है। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पे आपको बस मैंने 35 क्वेश्चन अच्छे अच्छे कलेक्ट किया, जिसके बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया। ये अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, जो डिफिकल्ट हो उसको नोट भी कर लीजिएगा और कंटिन्यू एक बार दो बार जितनी बार समझ में आप लेक्चर देखते रहिएगा। फ्रेंडों में अपने थोड़ा सा वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा। रिस्पॉन्स जैसे जैसे आएगा अच्छा लगेगा बनाने में। अब सपोज करिए कि मान लीजिए कि पेड कोर्स तो है नहीं, फ्री कोर्स है और हमको इस पर क्या चाहिए, थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स, क्योंकि टीचर जब पढ़ाता है और बच्चे मन से पढ़ते हैं, इंटरेस्ट आता है, तो अगले वाले को भी, पढ़ाने वाले को भी थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। और केवल इसी नहीं, ये किसी भी कंपटीशन में ये सारे जो टॉपिक्स हैं सब यूजफुल है। जैसे कि जानते थे कि कल क्लास ऑफ भी था, तो ऑफ का मतलब है कि सप्ताह में 4 दिन आप लोग 4 दिन टाइम से तैयार हो जाइए और रिवीजन उस पर करते रहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, वही प्रॉफिट एंड लॉस से स्टार्ट करेंगे, फिर बैलेंस शीट शुरू करेंगे। ऐसे छोटे छोटे टॉपिक के पहले खत्म कर ले, फिर बड़े टॉपिक पे हम चलेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय।